हेलो दोस्तों, राधे राधे, राम राम। तो कैसे हैं आप सभी लोग अपनी क्लास को बढ़िया तरीके से बिल्कुल पढ़ रहे होंगे। जितने भी क्वेश्चंस हम लोग करते जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस आप सभी लोग बहुत ही एक्स्ट्रा जो भी फैक्ट्स हैं उनके साथ आप उनको बेहतरीन तरीके से पढ़ते चल रहे होंगे, ठीक है ना। जितने भी फैक्ट्स हैं आप उनको अगर समय समय पे पढ़ते रहोगे तो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा जब हम लोग जो अपनी क्वेश्चन की सीरीज है अपनी 1200 क्वेश्चंस की, ये सारे क्वेश्चंस जब आप कर लोगे तो बायोलॉजी का कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके हाथों से निकल रहा हो। समझ रहे हो ना। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप कर लोगे उतना ही ज़्यादा आपका काम क्या होगा बेटा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग आज का पहला क्वेश्चन। कल हम लोग यहाँ तक कर चुके थे कि बायोस्फीयर जो शब्द होता है पृथ्वी के उस क्षेत्र के लिए उपयोग होता है जहाँ क्या होता है, जहाँ जीवन मौजूद है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करेंगे आज का पहला क्वेश्चन। कह रहा है यदि एक पारिस्थितिकी तंत्र के अपघटक, जो हमारे अपघटक होते हैं वो गायब हो जाएं तो निम्नलिखित में से क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा चक्र प्रभावित होगा। ऑप्शन है आपके पास बेटा, प्रोड्यूसर साइकिल जिसे आप उत्पादक बोलते हो, कंज्यूमर जिसे आप उपभोक्ता बोलते हो, या डिकम्पोजर जो होते हैं अपघटक चक्र, या जैव जैव भू रासायनिक चक्र, ठीक है ना। तो अगर आपसे कहा जाए कौन प्रभावित होगा तो कहोगे सर अगर अपघटक हमारे गायब हो जाएं तो कौन प्रभावित होगा, तो कहोगे सर कौन प्रभावित हो जाएगा, जैव जैव भू रासायनिक चक्र। कौन, जैव भू रासायनिक चक्र। अगर हम बात करें बेटा अपघटक की तो कहोगे सर जो अपघटक होते हैं वो क्या होते हैं, तो लिखना आप अपघटक के बारे में। अगर हम बात करें बेटा किसकी, अपघटक की, ठीक है ना। तो अपघटक क्या होते हैं, जो हमारे मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं, क्या, जो हमारे मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं उन्हीं को तोड़कर, किसको, उन्हीं को तोड़कर पोषक तत्वों को मिट्टी में वापस मिला करते हैं, ठीक है ना। क्या लिखोगे आप, जो हमारे क्या होते हैं, मृत कार्बनिक पदार्थ, मृत कार्बनिक पदार्थ को तोड़कर पोषक तत्वों में बेटा क्या, पोषक तत्वों में मिट्टी में वापस करते हैं, पोषक तत्वों में मिट्टी में क्या करते हैं, वापस करते हैं। किस में वापस करते हैं, तो कहोगे सर मिट्टी में वापस करते हैं, मिट्टी में वापस करते हैं, ठीक है। यही क्या करते हैं, तो यही जैव भू रासायनिक चक्रों के लिए आवश्यक होते हैं। क्या, यही जो होते हैं, जो जैव भू रासायनिक, जो जैव भू जो जैव भू रासायनिक चक्रों, जैव भू रासायनिक चक्रों के लिए क्या होते हैं, के लिए बेटा आवश्यक होते हैं, ठीक है ना। अगर तुमसे कहा जाए कि बताओ अपघटक हमारे क्या होते हैं तो कहोगे सर जो हमारे अपघटक होते हैं मृत कार्बनिक पदार्थ को तोड़कर पोषक तत्व जो होते हैं हमारे उनमें मिट्टी में वापस करते हैं, किसमें, मिट्टी में वापस करते हैं, जो जैव भू रासायनिक चक्रों के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। बात समझ गए। अगर हम बात करें अपघटकों के बिना क्या होते हैं, अगर हमारे अपघटक नहीं है तो इनके बिना क्या होगा, इनके बिना पोषक तत्व तो फंस जाते हैं, क्या, इनके बिना पोषक तत्व तो फंस जाते हैं। लिखना चाहो लिख लो यहीं पे, अगर अपघटक के बिना पोषक तत्व तो फंस जाते हैं हमारे, अपघटक के बिना पोषक तत्व, पोषक तत्व क्या होते हैं, जो हमारे पोषक तत्व होते हैं बेटा फंस जाते हैं, ठीक है। और उत्पादित क्या होते हैं, जो उत्पादक होते हैं कहोगे उत्पादक प्रभावित होते हैं और पूरी खाद्य श्रृंखला रुक जाती है इससे। उत्पादक क्या होते हैं, उत्पादक क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, प्रभावित होते हैं जिससे जिससे पूरी खाद्य श्रृंखला रुक जाती है बेटा,
ठीक है ना। क्या कहने का मतलब है, फिर से समझ लो। जो हमारे अपघटक हैं बेटा, अपघटक जो हैं मृत कार्बनिक पदार्थ को तोड़कर पोषक तत्वों में मिट्टी में वापस करते हैं, जो जैव भू रासायनिक चक्रों के लिए क्या होते हैं, जो जैव भू रासायनिक चक्रों के लिए आवश्यक होते हैं। और अपघटक के बिना जो हमारे पोषक तत्व होते हैं बेटा वो फंस जाते हैं, उत्पादक इसके कारण प्रभावित होते हैं, और हमारी जो पूरी खाद्य श्रृंखला होती है वो क्या हो जाती है, वो हमारी रुक जाती है। तो यही होता है, ध्यान रखना। और जो उत्पादक चक्र होता है ये क्या होता है, तो कहोगे प्रकाश संश्लेषण होता है, लेकिन अपघटकों में अप्रत्यक्ष प्रभावित होते हैं। उत्पादक चक्र जो होता है, उत्पादक चक्र बेटा, उत्पादक चक्र जो हमारा होता है क्या होता है, तो कहोगे सर ये हमारा क्या है, ये प्रकाश संश्लेषण है। ये हमारा क्या है, तो कहोगे ये सर हमारा प्रकाश संश्लेषण है ना। ये हमारा क्या है, तो कहोगे उत्पादक चक्र जो है प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण है। ठीक है ना। चलो देखो, तो उत्पादक चक्र क्या, उत्पादक चक्र प्रकाश संश्लेषण है, और जो हमारे अपघटक हैं मृत कार्बनिक पदार्थ को तोड़कर पोषक तत्वों में। तो ऑप्शन बेटा इसका कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ये आप सभी लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर हम आपसे कहें बताओ, बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्या कह रहा है, कार्बन चक्र में निम्नलिखित में से कौन सा योगदान देता है, जो हमारे कार्बन चक्र हैं इनमें से निम्नलिखित में से कौन योगदान देता है, तो कहोगे श्वसन देता है, प्रकाश संश्लेषण देता है, जीवाश्म ईंधन दहन देता है, या ये सभी देते हैं। रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, फॉसिल फ्यूल कंजप्शन, या ऑल ऑफ दिस। तो कहोगे सर ये सभी देते हैं किसमें, जो हमारा बेटा कार्बन चक्र होता है, जो हमारा कार्बन चक्र होता है उसमें निम्नलिखित में से कौन योगदान देता है, तो श्वसन भी देता है, प्रकाश संश्लेषण भी देता है, जीवाश्म ईंधन दहन वो भी देता है, साथ ही साथ क्या, अगर सभी देते हैं तो ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस जो है आपका आंसर राइट हो जाएगा। ऑल ऑफ दिस आपका आंसर बेटा क्या हो जाएगा, वो आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम आपसे कहें, अगर हम आपसे कहें कि बताओ, बताओ बेटा, हम आपसे कहें कि बताओ बेटा क्या, हाँ कार्बन चक्र के बारे में, तो कहोगे सर जो कार्बन चक्र है तो वो क्या है, पृथ्वी पर कार्बन के प्रवाह को दर्शाता है। जो हमारा कार्बन चक्र है, जो हमारा क्या है बेटा, जो हमारा, जो हमारा कार्बन चक्र है वो क्या करता है, पृथ्वी पर कार्बन के प्रवाह को दर्शाता है। लिखना, जो हमारा क्या है, जो हमारा कार्बन चक्र है, कार्बन चक्र है हमारा, जो हमारा कार्बन चक्र है बेटा, तो वो क्या पृथ्वी पर क्या करता है, पृथ्वी पर कार्बन के प्रवाह को दर्शाता है। पृथ्वी पर कार्बन के प्रवाह को दर्शाता है। प्रवाह को, प्रवाह को, प्रवाह को क्या करता है, तो कहोगे सर प्रवाह को दर्शाता है। प्रवाह को क्या करता है, प्रवाह को दर्शाता है, ठीक है ना। जिसमें क्या होता है, जिसमें आपके जैविक और अजैविक प्रक्रियाएं शामिल हैं, जिसमें जिसमें आपकी जैविक, आपकी जैविक और अजैविक, जैविक और बेटा अजैविक, जैविक और अजैविक प्रक्रियाएं शामिल है ना, प्रक्रियाएं क्या है, शामिल है। तो बात क्लियर है ना। जो आपका कहे कार्बन चक्र क्या है, तो कहोगे सर जो कार्बन चक्र होता है पृथ्वी पर कार्बन की प्रवाह को क्या करता है, पृथ्वी पर कार्बन की प्रवाह को दर्शाता है, जिसमें हमारी जैविक और अजैविक दोनों ही प्रक्रियाएं क्या होती हैं, जैविक और अजैविक दोनों ही प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। और अगर हम बात करें बेटा अपने श्वसन में, किसकी, श्वसन में जो जीव होता है CO2 मुक्त करते हैं, क्या, जो हमारे श्वसन में जीव होते हैं ये क्या CO2 को मुक्त करते हैं, लिख लो इसको भी। जो हमारे श्वसन में जीव होते हैं, जो श्वसन में जीव होते हैं, जो हमारे श्वसन में जीव होते हैं, श्वसन में जीव होते हैं, ये क्या करते हैं, श्वसन में जो जीव होते हैं ये CO2 को क्या करते हैं, मुक्त करते हैं, और जो कार्बन चक्र में वापस करता है, CO2 मुक्त करते हैं, CO2 मुक्त करते हैं, जो चक्र में कार्बन वापस करता है, जो चक्र में कार्बन को क्या करता है बेटा, कार्बन को वापस करता है। एक एक फैक्ट्स बेटा लिखते हुए चलना,
चाहें तो हम लोग वन लाइनर भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों का काम क्या है, आप सभी लोग जानते हो, अगर हम बात करें एनए की पोस्ट में, अगर एनए की पोस्ट की बात कर लें तो वहाँ पर साइंस का जो लेवल है बहुत ही अच्छा खासा है। 15 क्वेश्चन आपको बायोलॉजी से देखने को मिल जाते हैं, 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री से और 5 फिजिक्स से। 35 नंबर की 50 में केवल आपकी साइंस का पोर्शन आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो साइंस का लेवल है, आपको एक एक डेफिनेशन पता होनी चाहिए बेटा, कि कार्बन चक्र क्या है, अपघटक क्या है, उत्पादक क्या है। तो इसलिए मैं एक एक चीज आपके पास राइट करा देता हूं, जिससे आपको समस्या ना हो। वन लाइनर तो हम लोग जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करेंगे। क्या 1 घंटे में 100 क्वेश्चन कर रहे होंगे, 1 घंटे में 150 क्वेश्चन कर रहे होंगे। अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ रखी है तो आपके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, फिर आपके बहुत स्पीड से निकलते हैं। लेकिन जब तक आपको वन लाइनर याद करना हो, फिर समस्या हो जाएगी ना। तो इसलिए आप पहले क्या करोगे, इसलिए आप पहले उसकी थ्योरी पढ़ के रखोगे। अगर आप थ्योरी पढ़ के अच्छे से रखते हो तो आपको और भी आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। तो चलो इसी तरह से हम लोग पढ़ते रहेंगे। क्या कह रहा था, कार्बन चक्र जो होता है पृथ्वी पर कार्बन के प्रवाह को दर्शाता है, जिसमें जिसमें आपकी जैविक और अजैविक प्रक्रियाएं क्या होती हैं बेटा, शामिल होती हैं। जैविक और अजैविक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, और श्वसन में जीव होते हैं, और जीवों के साथ साथ क्या, जो श्वसन में जीव होते हैं वो CO2 मुक्त करते हैं। क्या करते हैं, तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं, और जो चक्र में कार्बन को क्या कर देता है, वापस कर देता है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर साथ ही साथ का ये फोटोसिंथेसिस क्या है, तो जो हमारा प्रकाश संश्लेषण होता है बेटा, ध्यान रखना, जो हमारा प्रकाश संश्लेषण होता है इसमें हमें क्या क्या चाहिए होता है। तो कहोगे जो सर, जो हमारा प्रकाश संश्लेषण होता है, हमारा जो हमारा प्रकाश संश्लेषण होता है, जो हमारा प्रकाश संश्लेषण होता है उससे क्या करते हैं, तो ध्यान रखना प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। कहोगे सर कार्बन डाइऑक्साइड, किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हो, जल के साथ। देखो ये हमारा क्या है, ये रिएक्टेंट है यानी अभिकारक है, ये क्या है, अभिकारक है। और इसकी जब रिएक्शन कराते हो उपस्थिति किसकी रहती है, तो कहोगे सर क्लोरोफिल की उपस्थिति रहती है हमारी। किसकी रहती है बेटा, तो कहोगे सर क्लोरोफिल की रहती है। और किस में होती, प्रेजेंस सनलाइट में, सनलाइट में होती, ठीक है ना। और हमें क्या मिल जाता है, जो उत्पादक होता है, उत्पाद होता है हमारे पास ग्लूकोज, ग्लूकोज और साथ में क्या, O2 गैस मिल जाती है, ठीक ना। तो क्या मिल जाता है, ग्लूकोज मिल जाता है, और क्या मिल जाता है, O2 मिल जाता है। तो हमें 4 चीजें चाहिए होती हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होना चाहिए, एक वाटर यानी जल उपस्थित होना चाहिए, और एक हमें क्या चाहिए, क्लोरोफिल और सनलाइट। ये 4 चीजें आपको प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होती हैं, ठीक है ना। तो ये पूरा प्रोसेस है। तो ऑप्शन आपका बेटा राइट हो जाएगा कि जो हमारा कार्बन चक्र होता है, कार्बन चक्र में निम्नलिखित में से कौन योगदान देता है। तो कहोगे सर इसमें आपका प्रकाश संश्लेषण भी होता है, रेस्पिरेशन यानी श्वसन भी होता है, और फॉसिल फ्यूल कंबसन भी होता है, क्या कम बससन भी होता है यानी दहन भी होता है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये सभी हो जाते हैं, ठीक है। अगर कार्बन के अप्रूप की बात कर लें कि सर कार्बन के अप्रूप क्या होते हैं, तो कार्बन के जो अप्रूप होते हैं, कार्बन के जो अप्रूप होते हैं, कार्बन के बेटा जो अप्रूप होते हैं कौन कौन से हो जाते हैं, कहोगे सर हीरा हो जाता है, क्या हो जाता है, हीरा हो जाता है, ठीक है ना। और ग्रेफाइट भी हो जाता है, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन और भी होते, ठीक है ना। तो आप कहोगे कार्बन के सर कौन कौन से अप्रूव हो जाते हैं, तो हीरा हो जाता है बेटा, ग्रेफाइट हो जाता है, फ्लोरीन हो जाता है। ये सभी आपके क्या है, कार्बन के एलॉय यानी अप्रूव हो जाते हैं। क्लियर ना। तो यहाँ तक सारी बातें आपको क्लियर होंगी। ये सारे फैक्ट्स बेटा जो भी बन सकते हैं, जो भी फैक्ट्स बन सकते हैं, इनको आपको याद करना ही होगा। क्या, इनको आपको याद करना ही होगा। अगर याद नहीं कर रहे हो तो आपके पास समस्याएं हैं, अगर याद नहीं कर रहे हो तो आपके पास क्या है, तो आपके पास बेटा समस्याएं हैं, और जो आपको नहीं होनी चाहिए, जो आपके पास ये समस्याएं क्या है बेटा, नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि पौधे जो होते हैं हमारे कार्बन चक्र में कैसे योगदान देते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि वे कार्बन चक्र में योगदान नहीं देते हैं, ठीक है ना। जब वे श्वसित करते हैं तो वे CO2 को वायुमंडल में मुक्त करते हैं, और जब वे प्रकाश संश्लेषित करते हैं तो वायुमंडल से CO2 का उपभोग करते हैं। अरे अभी तो बताया ना, किसकी बात, कार्बन चक्र की बात अभी तो बताई है कि जो हमारे कार्बन चक्र होते हैं इसमें क्या होता है, पौधे जो होते हैं कार्बन चक्र के मुख्य भाग हैं, और ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण से CO2 अवशोषित करते हैं। क्या, यही तो बताया, जो पौधे हमारे कार्बन
चक्र के क्या है, मुख्य भाग हैं, जो प्रकाश संश्लेषण से ही तो CO2 अवशोषित करते हैं। तो मतलब जब वे श्वसित करते हैं तो वे क्या होते हैं, CO2 को वायुमंडल में मुक्त करते हैं, और जब वे प्रकाश संश्लेषित करते हैं तो वे क्या करते हैं, वायुमंडल से CO2 का उपभोग करते हैं। तो यानी बी और सी दोनों ही, लेकिन वे कार्बन चक्र में योगदान नहीं देते, ये बात गलत है। तो क्या योगदान है, योगदान बी और सी, ऑप्शन नंबर बी और सी, मतलब हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन बेटा राइट हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर बात करें प्लांट्स यानी जो हमारे पौधे हैं, जो हमारे क्या है बेटा, जो हमारे पौधे हैं, तो ये पौधे क्या करते हैं, कार्बन चक्र के, किसके, कार्बन चक्र के ही मुख्य भाग हैं, किसके, कार्बन चक्र के ही हमारे क्या है, कार्बन चक्र के, कार्बन चक्र के, कार्बन चक्र के मुख्य भाग हैं, ठीक है ना, कार्बन चक्र के मुख्य भाग हैं जो प्रकाश संश्लेषण, किसके, जो 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 हमारे प्रकाश संश्लेषण CO2 अवशोषित करते हैं, क्या अवशोषित करते हैं, तो CO2 अवशोषित करते हैं, CO2 अवशोषित करते हैं। तो जो पौधे होते हैं कार्बन चक्र के क्या बेटा मुख्य भाग हैं, और ये प्रकाश संश्लेषण में CO2 अवशोषित करते हैं। और अगर हम बात करें श्वसन में, तो श्वसन में जो हमारे पौधे होते हैं वो CO2 मुक्त करते हैं, और विशेष रूप से किसमें, रात में। तो लिखना चाहो तो लिख लो, लिखना चाहो तो लिख लो। अगर हम बात करें किसकी, श्वसन में जो पौधे होते हैं, श्वसन में जो पौधे होते हैं, श्वसन में जो पौधे होते हैं, श्वसन में जो, श्वसन में बेटा जो क्या होते हैं, पौधे होते हैं, श्वसन में जो हमारे पौधे होते हैं ये क्या करते हैं, CO2 मुक्त करते हैं, CO2 CO2 मुक्त करते हैं, विशेष रूप से रात में, विशेष रूप से रात में, ठीक है ना। और बात अगर हम करें किसकी, प्रकाश संश्लेषण की, तो प्रकाश संश्लेषण से क्या होता है, कहोगे सर कार्बनिक यौगिक बनते हैं। जो हमारा प्रकाश संश्लेषण है, जो हमारा प्रकाश संश्लेषण है, जो हमारा प्रकाश संश्लेषण है बेटा, प्रकाश संश्लेषण से क्या होता है, तो कहोगे सर प्रकाश संश्लेषण से हमें कार्बनिक यौगिक बनते हैं, क्या, से कार्बनिक यौगिक बनते हैं, से कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, बनते हैं। और जो ये बनते हैं ये क्या करते हैं, तो जो ऊर्जा श्रृंखला का आधार है, जो ऊर्जा श्रृंखला का आधार है, ठीक है ना। बेटा ये बात आपको पूरी ध्यान रखनी है कि जो हमारे पौधे होते हैं ये क्या करते हैं, तो कार्बन चक्र के ही मुख्य भाग हैं, जो प्रकाश संश्लेषण CO2 अवशोषित करते हैं। और श्वसन क्या है, तो श्वसन में पौधे सर CO2 मुक्त करते हैं, विशेष रूप से रात में। और जो प्रकाश संश्लेषण है ये कार्बनिक यौगिक बनाते हैं, जो ऊर्जा श्रृंखला का आधार है। तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा, बी और सी दोनों। जब वे श्वसित करते हैं तो वे CO2 को वायुमंडल में मुक्त करते हैं, और जब वे प्रकाश संश्लेषित करते हैं तो वे वायुमंडल में क्या, CO2 का उपभोग करते हैं। बात क्लियर है, यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाता है, बी और सी दोनों राइट है, बी और सी दोनों ही राइट है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा कि बताओ जो हमारी ऊर्जा के लिए पृथ्वी क्या है। ऊर्जा के लिए पृथ्वी क्या, ऑप्शन है आपका बंद प्रणाली यानी क्लोज्ड सिस्टम, दूसरा है खुली और बंद दोनों, तीसरा है खुली, और डी है ना तो खुली और ना ही बंद। तो अगर हम बात करें बेटा ऊर्जा के लिए पृथ्वी क्या है, तो कहोगे ऊर्जा के लिए सर तो हमारी खुली प्रणाली है, कि क्या है, ओपन सिस्टम है, आपका ओपन सिस्टम है। चलो लिखना चाहो लिखो, जो पृथ्वी है ऊर्जा के लिए क्या है, खुली प्रणाली है, ठीक है ना। पृथ्वी जो है हमारी, जो हमारी पृथ्वी है ये क्या है, ऊर्जा के लिए खुली, कैसी है, तो ओपन सिस्टम है, ओपन सिस्टम है ना। क्योंकि क्योंकि ये करती क्या, तो कहोगे सर ये सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करती है, सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करती है, सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करती है, सूर्य से क्या करती, ऊर्जा प्राप्त करती, और अंतरिक्ष में ऊष्मा विकिरित करती है, और और अंतरिक्ष में और अंतरिक्ष में ऊष्मा विकिरित करती है, विकिरित करती है।
ठीक है ना। और अगर हम बात करें, ये तो पृथ्वी के लिए हो गई कि पृथ्वी ऊर्जा के लिए कैसी है, तो कहोगे सर ये क्लोज्ड सिस्टम है। कैसा है? सॉरी, ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम है, कौन सा? खुला है आपके लिए। तो कहोगे पृथ्वी ऊर्जा के लिए क्या है सर? ओपन। ओपन है क्योंकि ये सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करती है, क्या? सन से आपकी एनर्जी लेती है, और अंतरिक्ष में क्या? अंतरिक्ष में ऊष्मा विकृत करती है, क्या? अंतरिक्ष में। और अगर हम बात करें पदार्थ के लिए, तो पदार्थ के लिए पृथ्वी लगभग बंद है। अगर हम बात करें पदार्थ के लिए, तो कहोगे सर पदार्थ के लिए, पदार्थ के लिए, पदार्थ के लिए पृथ्वी, पदार्थ के लिए पृथ्वी क्या है? लगभग बंद है। पृथ्वी लगभग, लगभग बेटा क्या है? लगभग बंद है। किसको? उत्कापात को छोड़कर। उल्का, उल्कापात को छोड़कर। ठीक है ना। तो आपसे क्या कहा गया कि बताओ, बताओ ऊर्जा के लिए पृथ्वी क्या? तो कहोगे सर ऊर्जा के लिए जो पृथ्वी है कैसी है हमारी? ओपन सिस्टम है। तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा? ओपन सिस्टम। क्योंकि ये सूर्य से क्या? ये सूर्य से ऊर्जा प्रदान करती है, ऊर्जा लेती है, और अंतरिक्ष में क्या? ऊष्मा विकृत करती है। और पदार्थ के लिए पृथ्वी लगभग बंद है, उल्कापात को छोड़कर। ठीक है, उल्कापात को छोड़कर। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बेटा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कह रहा कि एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र के जैविक और अजैविक जो हमारे घटक हैं उनका योग सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पारिस्थितिकी तंत्र, जिसे इकोसिस्टम कहते हो बेटा, बायोस्फीयर, बायोम और बायोमास। तो ध्यान आप रखो बेटा कि जो एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र है, इसका जैविक और अजैविक घटकों का जो योग है वो सामूहिक रूप से पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। क्या? जो हमारा इकोसिस्टम है, जो हमारा क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र, जिसे आप क्या बोलते हो? जिसे आप बोलते हो बेटा इकोसिस्टम। जिसे क्या बोलते हो? तो कहोगे सर इकोसिस्टम। ये क्या है? तो एक विशेष, एक विशेष क्षेत्र में क्या? एक एक विशेष क्षेत्र में जैविक और अजैविक, विशेष क्षेत्र में, विशेष क्षेत्र में जैविक और अजैविक, जैविक और अजैविक घटकों का योग है। ठीक है ना। जैविक और अजैविक घटकों का योग है। और अगर हम बात करें बायोस्फीयर की अपने, तो बायोस्फीयर क्या? तो कहोगे सर इकोसिस्टम का योग है। ये किसका है? तो बायोस्फीयर जो है आपका, बायोस्फीयर बेटा जो है, बायोस्फीयर जो आपका है, ये किसका योग है? तो बायोस्फीयर जो है हमारा इकोसिस्टम का योग है। किसका? सभी, सभी इकोसिस्टम का योग है। किसका? तो इकोसिस्टम का योग है, इकोसिस्टम का योग है। ठीक है। और जो बायोम हो जाता है, ये बड़े स्तर के इकोसिस्टम है बेटा। क्या? बायोम है जो, तो लिख लो ये बड़े स्तर के इकोसिस्टम है। ये क्या है? बड़े स्तर के, बड़े स्तर के इकोसिस्टम है। ठीक है ना। तो ये बायोम जो है हमारी, ये बड़े स्तर के इकोसिस्टम हो जाते हैं। और जो इकोसिस्टम है यानी पारिस्थितिकी तंत्र है, ये विशेष रूप से जैविक और अजैविक घटकों का योग हो जाता है ना। और बायोमास क्या होता है? तो कहोगे सर जीवों का कुल द्रव्यमान है। क्या है? जीवों का कुल द्रव्यमान। जो बायोमास है हमारा, क्या है? बायोमास है जो जीवों का कुल द्रव्यमान है। जीवों का, जीवों का कुल द्रव्यमान। ठीक है ना। तो जो बायोमास है ये क्या है? तो कहोगे सर बायोमास हमारा जीवों का कुल द्रव्यमान है। तो बेटा ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र। क्या हो जाएगा? पारिस्थितिकी तंत्र आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर पूछ लिया जाए, जो इकोसिस्टम था ये कब दिया गया था? तो कहोगे सर 1935 ईस्वी में। किसके द्वारा दिया गया था? टेंसले नाम के व्यक्ति के द्वारा दिया गया। ठीक है ना। टेंसले नाम के द्वारा, टेंसले नाम के द्वारा 1935 ईस्वी में इकोसिस्टम दिया गया था। एक पक्षी पर क्विल पंख कहाँ पाए जाते हैं? जो हमारे क्विल पंख होते हैं बेटा, ये क्या होते हैं? तो ध्यान रखना, ये क्विल पंख जो होते हैं पक्षियों के उड़ान पंख होते हैं। क्या होते हैं?
पक्षियों के जो क्विल पंख होते हैं, पूछा जाएगा क्विल पंख क्या है, तो कहोगे सर जो हमारे पक्षी होते हैं उनके जो उड़ान पंख होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं क्या, क्विल पंख। ठीक है, केवल पूंछ पर, केवल पंखों पर, या दोनों पर, और कंटूर पंखों के नीचे। तो ध्यान रखना बेटा, अगर हम बात करें कि इसकी क्विल पंख की, जो पक्षियों के उड़ान पंख होते हैं ये आपके पूंछ और पंखों दोनों पर पाए जाते हैं। पूंछ पर भी होते हैं, पंखों पर भी होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है आपका, ऑप्शन नंबर जो सी है ए और बी दोनों पर। ठीक है ना, लिख लो इसको। जो आपके क्या होते हैं क्विल पंख जो होते हैं बेटा, जो आपके क्या होते हैं क्विल पंख होते हैं, तो ये क्या होते हैं कहोगे सर, पक्षियों के उड़ान पंख होते हैं। किसके, पक्षियों के उड़ान पंख होते हैं, उड़ान पंख होते हैं। पक्षियों के क्या होते हैं, तो कहोगे सर ये उड़ान पंख होते हैं, जो जो क्या होता है, पूंछ और पंखों दोनों पर पाए जाते हैं। क्या, जो जो पूंछ और पंखों दोनों पर पाए जाते हैं। ठीक है ना, ये बेटा ये मजबूत और बड़े पंख होते हैं। ये क्या होते हैं, ये बहुत ही मजबूत और बड़े पंख होते हैं। ये भी लिख लो, ये बड़े और मजबूत पंख होते हैं। बड़े और मजबूत पंख होते हैं। बड़े और मजबूत पंख होते हैं। बड़े और जो उड़ान और संतुलन के लिए आवश्यक हैं, जो उड़ने के ना लिखो, उड़ान के लिए लिख लो बेटा। किसके लिए, जो उड़ान के लिए, जो उड़ान के लिए, जो उड़ान के लिए, जो उड़ान और संतुलन के लिए क्या है, आवश्यक है। जो उड़ान और संतुलन के लिए आवश्यक है तुम्हारे, जो उड़ान और संतुलन के लिए आवश्यक है। संतुलन के लिए क्या है, आवश्यक है। ठीक है ना, तो क्विल पंख बेटा क्या होते हैं कहोगे सर, क्विल पंख जो होते हैं हमारे पक्षियों के उड़ान पंख होते हैं, जो पूंछ और पंखों दोनों पर पाए जाते हैं। और ये बड़े और क्या होते हैं, ये बड़े और बहुत ही मजबूत होते हैं। साथ ही साथ जो उड़ान और संतुलन के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बेटा आपका हो जाएगा सी, कि ये क्विल पंख जो होते हैं कि पूंछ और पंखों पर ही पाए जाते हैं। क्या, पूंछ और पंखों पर ही पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्या कह रहा है, न्यूमेटिक हड्डियां कहाँ पाई जाती हैं। जो न्यूमेटिक हड्डियां होती हैं वो कहाँ पाई जाती है, वेल पर, डॉल्फिन पर, मोर या कबूतर पर, सांप में। तो ध्यान रखना, अगर हम बात करें बेटा, जो न्यूमेटिक हड्डियां होती हैं हमारी पक्षियों में पाई जाती हैं। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखो कि न्यूमेटिक हड्डियां क्या हैं। न्यूमेटिक हड्डियां हमारी क्या, तो कहोगे सर जो न्यूमेटिक हड्डियां हमारी होती हैं ये किस पर पाई जाती है, तो कहोगे सर पक्षियों में पाई जाती हैं, जो हल्की और खोखली होती हैं। लिख लो, जो हमारी क्या होती हैं, जो हमारी न्यूमेटिक हड्डियां होती हैं, ये क्या है, किस में पाई जाती है, तो कहोगे सर ये पक्षियों में पाई जाती हैं। ये किस में बेटा, तो ये पक्षियों में पाई जाती हैं। ये पक्षियों में पाई जाती हैं। किस में, तो पक्षियों में पाई जाती हैं, जो हल्की और खोखली होती हैं। कैसी होती हैं, हल्की और खोखली होती हैं, खोखली होती हैं। और क्या करती हैं, तो कहोगे सर उड़ान में हमारी ये मदद करती हैं। उड़ने में क्या करती हैं, उड़ने में ये हमारी मदद करती हैं, हमारी मदद करती हैं। और ये हड्डियां बेटा पूछा है किससे जुड़ी होती हैं, तो कहोगे सर ये जो हड्डियां होती हैं हमारी एयर सेक्स से जुड़ी होती हैं। एयर सेक्स से जुड़ी होती हैं और जो श्वसन दक्षता होती है उसको बढ़ाती हैं। ठीक है ना, ये क्या है, ये हड्डियां जो है हमारी, ये हड्डियां जो है हमारी किससे जुड़ी होती हैं, तो कहोगे ये श्वसन किससे, एयर सेक्स से जुड़ी होती हैं। किससे बेटा, एयर सेक्स से जुड़ी होती हैं। एयर सेक्स से क्या होती हैं, से जुड़ी होती हैं। जो करती क्या, तो श्वसन दक्षता बढ़ाती हैं। जो हमारी श्वसन दक्षता को बढ़ाती हैं। श्वसन दक्षता को क्या करती हैं, जो श्वसन दक्षता को हमारी बढ़ाती हैं।
तो बात क्लियर ना बेटा। अगर बात करें हम न्यूमेटिक हड्डी, तो कहोगे सर न्यूमेटिक हड्डी आप ध्यान कर लो पहले, ये जो न्यूमेटिक हड्डी होती है किसमें पाई जाती है, तो बेटा कहोगे ये पस्सियों में पाई जाती है, हमारी किसमें, पस्सियों में पाई जाती हैं, जो हल्की और खोखली होती हैं। कैसी होती हैं, तो हल्की और खोखली होती हैं। उड़ान में ये हमारी क्या करती हैं, उड़ने में ये हमारी मदद करती हैं। साथ ही साथ ये हड्डियां एयर सेक्स से जुड़ी होती हैं, जो श्वसन दक्षता को क्या करती हैं, बढ़ाती हैं। और ये पाई किस में जाती है, तो कहोगे सर ये पाई जाती है मोर और कबूतर, ऑप्शन के हिसाब से मोर और कबूतर में, ठीक है ना। पूछा जाएगा बताओ मोर का वैज्ञानिक नाम, किसका, मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो कहोगे सर मोर का वैज्ञानिक नाम हो जाता है पावोक्रिस्टेसस, पावोक्रिस्टेसस, ठीक है ना। तो मोर का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाता है, पावोक्रिस्टेटस। और बकरी का कैप्टा हिटमस, पूछ लिया जाए बताओ बकरी का वैज्ञानिक नाम, बकरी का वैज्ञानिक नाम, तो कहोगे सर कैप्टा हिटमस, क्या, कैप्टा हिटमस, क्या, तो कैप्टा हिटमस, ठीक है ना। जो बकरी है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, कैप्टा हिटमस। साथ ही साथ अगर हमारे मानव यानी मनुष्य का पूछ लिया जाए, मानव यानी मनुष्य का पूछ लिया जाए तो क्या होता है, होमोसेपियंस। मानव या मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, तो कहोगे सर होमोसेपियंस होता है। क्या होता है, मानव या मनुष्य का जो हमारे वैज्ञानिक नाम होता है वो हो जाता है होमोसेपियंस, ठीक है। और गाय का पूछा जाए तो बॉस इंडिकस होता है। क्या होता है, गाय का वैज्ञानिक नाम पूछ लिया जाए, गाय का वैज्ञानिक नाम पूछ लिया जाए तो कहोगे सर गाय का वैज्ञानिक नाम बेटा क्या होता है, जो हमारी गाय होती है गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस होता है। क्या होता है, बॉस इंडिकस, बॉस इंडिकस। जो गाय है हमारी उसका नाम क्या होता है, बॉस इंडिकस। और जो बैल होता है उसका, बैल का बॉस प्रोमोजीनियस, जो बैल होता है इसका, इसका बॉस प्रोमोजीनियस हो जाता है, ठीक है ना। बॉस, बॉस प्रोमोजीनियस, बॉस प्रोमोजीनियस, ठीक है ना बेटा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि न्यूमेटिक हड्डियां ये पस्सियों में पाई जाती हैं, जो कैसी होती हैं, तो जो हल्की और खोखली होती हैं। उड़ान भी हमारी क्या करती हैं, तो उड़ान भी हमारी बेटा मदद करती हैं। और ये एयर सैक से जुड़ी होती हैं, जो श्वसन दक्षता को हमारी क्या होती हैं, मतलब विंड पाइप जिसे कहते हो आप, श्वसन, एयर, एयर से जुड़ी जो श्वसन दक्षता को क्या कर देती हैं, बढ़ा देती हैं। और पाई किस में जाती हैं, तो मोर और कबूतर में। मोर जिसका वैज्ञानिक नाम आपका पावोक्रिस्टेसस हो जाता है। अगर पूछ लिया है साथ ही साथ बकरी, तो बकरी का वैज्ञानिक नाम कैप्टा हिटमस हो जाता है। मनुष्य जो हमारा मानव है होमोसेपियंस। गाय बॉस इंडिकस। बैल का वैज्ञानिक नाम पूछ लिया जाए तो बैल का वैज्ञानिक नाम आपका हो जाता है बॉस प्रोमोजीनियस। साथ ही साथ अगर भैंस का पूछ लिया है तो भैंस का वैज्ञानिक नाम बेटा होता है बुवालिस, बुवालिस। क्या होता है, भैंस का वैज्ञानिक नाम आपका होता है बुवालिस, बुवालिस, ठीक है ना। जो भैंस होती है, जो भैंस होती है, जो भैंस होती है तो इसका होता है बुवालिस, बुवालिस। क्या, बुवालिस, बुवालिस। जो भैंस होती है ना इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, बुवालिस, बुवालिस, ठीक है। तो ये बात आपको बेटा ध्यान रखनी है सारी। बेटा कोई भी फैक्ट आपका छूटना नहीं चाहिए। फिर से मैं एक बार कह रहा हूँ, कहावत जो सुनिए ना, जो पानी से नहाएगा वो क्या है, लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। तो इतिहास तो तुम्हें बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि क्या है, अगर आप पढ़ने निकले हो, दो काम करो जीवन में, अगर पढ़ने निकले हो तो बिल्कुल गर्दा मचा दो बेटा। अगर नहीं पढ़ना है तो आज ही पढ़ाई बंद कर दो। समय खराब करने से कोई भी हमारा औचित्य नहीं है, क्योंकि जो समय आपको पढ़ाई के लिए मिला है अगर आपने उसको हंस खेल के निकाल दिया तो आने वाले समय में आपको समस्याएं हो जाएंगी। इसलिए अगर पढ़ाई करके आज नौकरी पालोगे तो आने वाले आप जो समय, आपका भविष्य तो उज्जवल होगा ही होगा, साथ में माता पिता और जो छोटे भाई बहन हैं उनके लिए भी आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाओगे जो आप उनके मार्गदर्शन के रूप में काम आओगे। क्या, मार्गदर्शक के रूप में काम आओगे। आपको देखकर वो भी क्या, इसी लाइन पे मेहनत करेंगे और घर का नाम क्या होगा, रोशन होगा। तो इसलिए अगर आप पढ़ाई करने उतरे हो तो पूरी ताकत गर्दा मचा के भैया पढ़ाई करो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो पढ़ाई को आज ही बंद कर दो, ठीक है ना। क्योंकि समय खराब करने से कोई भी फायदा नहीं है। जिस फील्ड में आप अपना एक्सपीरियंस लोगे उसी फील्ड में आपको अपना भविष्य जीना है, उसी फील्ड में आपको अपना भविष्य जीना है, क्योंकि भविष्य में आपका एक्सपीरियंस ही काम आएगा, आपकी प्रैक्टिस ही जिस फील्ड में होगी। अगर पढ़ाई कर रहे हो तो आप नौकरी के लिए कर रहे हो, अगर कोई बिजनेस करोगे तो आप अपनी नौकरी के लिए करोगे। बिजनेस किसके लिए, वो भी एक नौकरी, ये पैसा कमाओगे भाई उससे, उस चीज़ का भी आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। वहाँ से भी आप क्या करोगे, आप उसका प्रैक्टिस ही तो कर रहे हो रोज। मान लो सपोज एक जूते की दुकान खोली आपने, क्या, एक जूते की दुकान खोली और आप गए जूता लेने,
मार्केट से लेकर आए, होलसेल मार्केट से अपनी दुकान में रखा, अब बेच रहे हो, तो ये क्या है? आप उसका एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस ही तो है आपके लिए ये। तो ये भी आपका प्रैक्टिस है। तो ये क्या है? बिजनेस के क्षेत्र में आज पढ़ाई कर रहे हो नौकरी के लिए, यानी ये क्या है? आप नौकरी, तो आप ये जीवन के लिए कर रहे हो ना अपने। तो ये बातें आप ध्यान रखो कि जो आज करोगे उसका फल आपको जरूर मिलेगा, उसका फल आपको बेटा जरूर मिलेगा। तो इसलिए समय खराब करने की आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ो बेटा। और एनए एक ऐसा एग्जाम है, परमानेंट आपकी ये जॉब है आर्मी में। आर्मी में डॉक्टर के साथ आपको रहना होगा, और नॉर्मल आपको बहुत ही अच्छी जॉब है ये, मान के चलो। क्या बहुत ही अच्छी जॉब है आर्मी की, कहें हम तो सबसे बेस्ट जॉब है। क्या है? सबसे बेस्ट जॉब हो जाती है आपकी बेटा, सबसे बेस्ट जॉब है। तो इसलिए आप मेहनत कर लो, जितना भी समय आप दे सकते हो, ज्यादा से ज्यादा समय दो। क्या? ज्यादा से ज्यादा समय दो, ठीक है ना। तो चलो, इसका आंसर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। न्यूमेटिक हड्डियां कहाँ पाई जाती हैं? तो मोर और कबूतर में, ठीक है ना। कहोगे, देखो कह रहा कीवी किसका राष्ट्रीय पक्षी है? जो हमारा कीवी है, कीवी किसका राष्ट्रीय पक्षी है? तो कहोगे सर कीवी हमारा न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हो जो न्यूजीलैंड के लोग हैं बेटा, उनको क्या कहते हैं? तो न्यूजीलैंड के लोगों को ही हम लोग क्या कहते हैं? कीवी कहते हैं। और जो तुम फल खाते हो ना, तो ये कीवी फल का भी नाम कहाँ से आया है? वहीं से आया है, न्यूजीलैंड से ही। जो कीवी फल तुम खाते हो, इसका नाम कहाँ से आया है? ये भी न्यूजीलैंड से ही आया है। तो ध्यान रखना, जो कीवी है ये कहाँ का है? तो न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। और ये वहाँ के लोगों को क्या, वहाँ के लोगों को हम लोग कीवी ही कहते हैं। वहाँ के लोगों को हम लोग कीवी कहते हैं। और जो कीवी तुम लोग खा रहे हो, तो ये भी कहाँ से आई? ये भी वहीं से आई। तो लिखो, अगर बात करें हम, जो कीवी है हमारा, जो हमारा क्या है, जो हमारा बेटा कीवी है, कीवी है हमारा, ये कहाँ का? तो कहोगे सर न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी। कहाँ का? तो कहोगे सर न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। न्यूजीलैंड का कहाँ का? तो कहोगे सर न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। न्यूजीलैंड का, ये हमारे न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है। जो क्या होता है, ये उड़ नहीं सकता, ये ध्यान रखो, उड़ान रहित होता है और छोटा पक्षी होता है। जो जो उड़ान रहित होता है, उड़ान रहित, उड़ान रहित और छोटा पक्षी है, उड़ान रहित और छोटा पक्षी है बेटा, ठीक है। अगर पूछा है जो हमारा कीवी होता है ये किस परिवार से संबंधित तो कहोगे सर इसका परिवार ही कीवी है। क्या है? जो हमारा कीवी है, कीवी परिवार से ही संबंधित है। और न्यूजीलैंड में क्या स्थानिक है? जो कीवी है, ये जो कीवी है हमारा, जो कीवी है ये इसी परिवार से ही संबंधित है, कीवी परिवार से ही संबंधित है। किससे संबंधित है? तो कहोगे सर ये कीवी परिवार से ही संबंधित है, ठीक है ना। और ये स्थानिक मतलब कहोगे ये न्यूजीलैंड का स्थानिक है। किसका? तो कहोगे ये सर हमारे न्यूजीलैंड का क्या है? न्यूजीलैंड का स्थानिक है। अगर हम साथ ही साथ कहें कि बताओ इस जो कीवी है इसका इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो कहोगे सर कीवी का जो वैज्ञानिक नाम हो जाता, अभी बताया ना। जैसे गाय है तो गाय का वैज्ञानिक नाम क्या था? बॉस इंडिकस। बैल है तो उसका बॉस प्रोमोजीनियस। मनुष्य यानी मानव, होमोसेपियंस। बकरी का कैप्टा हिटमस। मोर का पावो क्रिस्टेसस। मटर पाइसम सटाइवम। गेहूं ट्रिटिकम एस्टिवम। चावल ओरिजा सटाइवा। इसी तरह से बता दो कीवी का वैज्ञानिक नाम क्या? तो कहोगे एप्टेरिक्स। सर क्या है? कीवी का जो वैज्ञानिक नाम है, जो हमारा ये कीवी है बेटा, कीवी का वैज्ञानिक नाम, कीवी का वैज्ञानिक नाम, तो कहोगे सर क्या? एप्टेरिक्स। एप्टेरिक्स बेटा क्या है? एप्टेरिक्स, एप्टेरिक्स है। क्या है? एप्टेरिक्स। और ये कैसा है? तो कहोगे सर ये रात्रिचर होता है। ये कैसा होता है? ये जो एप्टेरिक्स मतलब कीवी है, ये कैसा होता? तो कहोगे सर ये रात्रिचर होता है हमारा। कैसा होता है? रात्रिचर होता है, ठीक है ना। रात्रिचर होता है। अगर हम अपने बात करें भारत की, तो भारत का जो राष्ट्रीय है, जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, वो क्या हो जाता है? मोर हो जाता है। जापान का ग्रीन फीजेंट हो जाता है। और ऑस्ट्रेलिया का क्या हो जाता है? जापान का क्या हो जाता है? ग्रीन फेजेंट। क्या हो जाता है? ग्रीन फीजेंट। ग्रीन फीजेंट लिखो बेटा। इसका क्या हो जाता है? ग्रीन फीजेंट, ठीक है ना। जो जापान है इसका क्या हो जाता है? कहोगे सर ग्रीन फीजेंट हो जाता है। और जो ऑस्ट्रेलिया, इसका हो जाता है ईमू हमारा। क्या बेटा? इसका राष्ट्रीय पक्षी क्या हो जाता है? ईमू। ईमू। और जो अपना है, ये तो जानते हो आप सभी लोग कि राष्ट्रीय पक्षी अपना क्या है? अपना राष्ट्रीय पक्षी मोर हो जाता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या हो जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी हमारे मोर हो जाता है, ठीक है ना।
तो जो कीवी है बेटा, ये ध्यान रखो कहाँ का है, तो न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है, जो उड़ान रहित और छोटा पक्षी है। और जो कीवी है किस परिवार से संबंधित, तो कहोगे सर ये हमारे न्यूजीलैंड परिवार से ही संबंधित है। और कहाँ रहता है, तो न्यूजीलैंड का ही समस्थान यानी स्थानिक है। तो कीवी जो है हमारा, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो कहोगे सर अपटेरिक्स है इसका, ठीक है ना। जो कीवी होता है, कीवी की नाक उसके चोंच के सिर पर होती है। जो कीवी होता है उसकी नाक सिर के चोंच पर होती है, तो लिख लो कीवी की नाक उसके चोंच के सिर पर होती है। कहाँ लिखोगे भाई, यहाँ लिख लो। जो इसकी क्या है, नाक होती है, क्या, इसकी जो नाक होती है उसकी चोंच के सिर पर, उसके चोंच के सिर पर होती है, चोंच के सिर पर होती है। ठीक है ना। तो उसकी नाक कहाँ होती है, तो कहोगे सर उसकी नाक जो होती है कहाँ पर होती, चोंच के सिर पर होती है। कहाँ होती, चोंच के सिर पर होती है। अगर तुमसे कहते जो कीवी फल है उसका नाम कहाँ से आया है, जो कीवी फल खाते हो उसका नाम कहाँ से आया, तो कहोगे सर कीवी पक्षी से ही आया है। कहाँ से आया है, कहोगे सर जो कीवी है हमारा, जो हमारा कीवी है इसका नाम कहाँ से आया है, तो कीवी के पक्षी से ही आया है। कीवी के पक्षी से ही आया है, कीवी के पक्षी से ही आया है, पक्षी से ही आया है बेटा, ठीक है ना, आया है। और ये कहाँ से आता है, तो कहोगे न्यूजीलैंड से ही निर्यात होता है, न्यूजीलैंड से ही निर्यात होता है। बात क्लियर है ना। तो जो कीवी है बेटा, कीवी आप सभी लोग ध्यान रखोगे, ये सारे वैज्ञानिक ध्यान रखो, इसका क्या हो गया, इसका आपका बेटा हो गया कीवी। तो कीवी क्या है, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है हमारा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, और जापान जिसका राष्ट्रीय पक्षी ग्रीन फिजेंट है, क्या है, ग्रीन फिजेंट। और ऑस्ट्रेलिया जिसका राष्ट्रीय पक्षी ईमू है। और जो कीवी है, कीवी के पक्षी से ही आया है। कीवी क्या, कीवी फल, क्या है, कीवी आपका फल, ये कहाँ से आया है, तो जो आपका न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है उसी से आया है। और ये कहाँ से निर्यात होता है, तो कहोगे सर न्यूजीलैंड से ही निर्यात होता है, ठीक है। तो इसके पूछा नाक कहाँ होती, उसके चोंच के सिर पर ही होती है, नाक कहाँ होती है, उसके सिर पर ही होती है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको बेटा कीवी के लिए याद रखी है, ठीक है। और ये न्यूजीलैंड की संस्कृति का प्रतीक है। जो कीवी होता है ये क्या होता है, तो कहोगे सर न्यूजीलैंड की संस्कृति का प्रतीक है, ये न्यूजीलैंड की संस्कृति का प्रतीक है। ये क्या है, ये न्यूजीलैंड की संस्कृति का प्रतीक है। किसका, तो कहोगे सर संस्कृति का प्रतीक है, संस्कृति का महत्वपूर्ण प्रतीक है, महत्वपूर्ण प्रतीक है हमारा, ठीक है ना। तो ये सारी बातें आपको बेटा ध्यान रखनी है, सारी बातें आपको क्या है, ध्यान रखनी है। आप सभी लोग इसको छाप लो, कीवी के बारे में जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे सारे के सारे मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है ना, सारे के सारे आपको बता दिए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। जो पक्षी हैं उनके वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, तो कहोगे सर पक्षी क्या होता है, पक्षी हमारा उड़ता है, मतलब उड़निथोलॉजी, क्या, उड़निथो, तो वहां से ध्यान रखो बेटा, ऑर्निथोलॉजी, क्या, ऑर्निथो, पक्षी क्या है, उड़ता है, तो उड़ने से ध्यान रखो उड़निथो यानी ऑर्निथो। तो क्या होता है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं बेटा, जो हमारे पक्षी हैं यानी पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो कहोगे सर ऑर्निथोलॉजी। क्या कहोगे, ऑर्निथोलॉजी। जो हमारे पक्षी हैं उनको क्या कहोगे, वो हो जाता है ऑर्निथोलॉजी। और जो सर्पेटोलॉजी है वो सांप का अध्ययन है, क्या है, सर्पेटोलॉजी सांपों का अध्ययन बेटा, क्या, सांपों का अध्ययन, सांपों का अध्ययन, सांपों का अध्ययन क्या कहलाता है, कहोगे सर सांपों का अध्ययन सर्पेटोलॉजी कहलाता है, सर्पेटोलॉजी, ठीक है ना। अगर हम साथ ही साथ तुमसे बोले क्या और दिया है, एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी किसका हो जाता है, कीटों का अध्ययन। ये तुम्हारा बेटा किसका हो जाता है, कीटों का अध्ययन, कीटों का अध्ययन, जो कीट होते हैं कीटों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी, ठीक है ना। क्या होता है, तो कीटों का जो नाम हो जाता है, सॉरी स्टडी ऑफ कीट इंसेक्ट्स, उनका क्या हो जाता है, एंटोमोलॉजी हो जाता है। अगर बात करें डेंड्रोलॉजी, तो ये बेटा होता है पेड़ों का अध्ययन, पेड़ों और झाड़ियों का अध्ययन, किसका, डेंड्रोलॉजी अगर कहा जाए
डेंड्रोलॉजी आपसे बेटा कहा जाए, जो डेंड्रोलॉजी है, डेंड्रोलॉजी ये क्या होता है, तो कहोगे सर पेड़ों और झाड़ियों का अध्ययन। किसका? पेड़ों और झाड़ियों का अध्ययन, तो कह सकते हो पेड़ों का अध्ययन। क्या? तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है ना। ऊतक का अध्ययन पूछा, स्टडी ऑफ टिश्यू, तो कहोगे हिस्टोलॉजी। ठीक है ना, क्या होता है? हिस्टोलॉजी। ठीक है ना, तो ये सारे ऑप्शन थे, आपको ध्यान रखने हैं। जो सर्पेटोलॉजी है आपका, ये क्या होता है? सांपों का अध्ययन होता है। जो एंटोमोलॉजी होता है, कीटों का जो अध्ययन होता है, कीटों का जो अध्ययन होता है उसे एंटोमोलॉजी कहते हो। ऑर्निथोलॉजी जो होता है पक्षियों का अध्ययन होता है, और डेंड्रोलॉजी पेड़ और झाड़ियों का अध्ययन होता है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट और बढ़ते हैं। अगर पूछा जो हमारे प्रसिद्ध ऑर्निथोलॉजिस्ट थे जिन्हें आप बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हो, वो कौन थे? तो कहोगे सर डॉक्टर सलीम अली। कौन? डॉक्टर सलीम अली थे हमारे, डॉक्टर सलीम अली थे। कह रहा एप्स के संबंध में, एप्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ऑप्शन है हमारा हृदय चार कक्षी होता है। भाई हृदय चार कक्षी होता है, ये तो बात पता ही है आपको कि चार कक्ष होते हैं। क्या होते हैं? चार कक्ष होते हैं, जिसमें दो ऑरिकल और दो वेंटिकल होते हैं। भाई बात तो सही है ना, कि जो हमारा हार्ट होता है 4 चैम्बर्ड से मिलकर बना होता है। कितने चैम्बर्ड से? 4 चैम्बर्ड से मिलकर बना होता है, जिसमें ऑरिकल्स और वेंटिकल्स, दो ऑर्टिकल्स और दो वेंटिकल्स। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो कह क्या रहा है कि बताओ कौन सा गलत है? कौन सा गलत है? कह रहा हिंद अंग पंखों के रूप में संशोधित होते हैं। भैया हिंद अंग ये अभी कुछ समझ में आपको नहीं आया होगा, तो बस इसको अभी रोक के चलते। कह रहा मुंह की जगह चोंच होती है। बात ये सही है बिल्कुल, जो मुंह होता है उसकी जगह क्या होती है? मुंह की जगह क्या होता है बेटा? चोंच होती है। और एप्स जो होते हैं इनका गर्म रक्त होता है। कैसा होता है? गर्म रक्त होता है। बात समझना, गर्म रक्त होता है। तो ऑप्शन आपका क्या बच गया? आपका बच गया बी, और यही आपका ऑप्शन क्या है? जो है ऑप्शन गलत है। जो पक्षी होती हैं, पक्षियों में क्या होता है? तो कहोगे सर जो पक्षी होते हैं उनका अंग अंग पंखों के रूप में होता है। किसमें? पंखों के रूप में संशोधित होता है। ठीक है ना, लिख लो जो पक्षियों में, यहां लिख लो, जो पक्षी होते हैं हमारे, या पक्षियों में अंग्र अग्र अंग, अग्र अंग जो होता है पंखों के रूप में संशोधित होते हैं। किसमें? पंखों के रूप में, पंखों के रूप में संशोधित होते हैं, संशोधित होते हैं। किसमें? हिंद अंग पैरों के रूप में। ठीक है ना, पक्षियों में जो अग्र अंग होता है पंखों के रूप में बेटा क्या होते हैं? संशोधित होते हैं। यहाँ पे क्या दे रहा है कि हिंद अंग पंखों के रूप में संशोधित होते हैं ना। पक्षियों में अग्र अंग पंखों के रूप में संशोधित होते हैं और हिंग अंग पैरों के रूप में। ठीक है ना, तो बात यहां से आप समझ जाओ। तो कौन सा राइट गलत हो जाएगा इसके हिसाब से? बी ऑप्शन। अगर बात की गई है बेटा रक्त की, तो रक्त आप सभी लोग जानते हो, रक्त जिसे आप क्या कहते हो? रक्त जिसे आप कहते हो बेटा ब्लड। क्या कहते हो? रक्त। अगर कहा जाए जो स्टडी ऑफ ब्लड है हमारा, जो स्टडी ऑफ ब्लड है, जो स्टडी ऑफ ब्लड है, यानी जो हमारा रक्त का अध्ययन है, जो हमारा रक्त का अध्ययन है, ये क्या होता? तो कहोगे सर रक्त का जो अध्ययन होता है इसको हिमेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जो इसका अध्ययन होता है वो हमारा क्या हो जाता है? वो हमारा होता है हिमेटोलॉजी ना, हिमेटोलॉजी। अगर कहा जाए रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हो, क्या? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी रक्त परिसंचरण तंत्र बेटा। क्या? रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र जो हमारा है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? यानी जिसे आप कहते हो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम ना, जो ये है हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बेटा, ये किसके द्वारा दिया गया था? तो कहोगे ये दिया गया था विलियम हार्वे के द्वारा। ये हमारा किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था विलियम हार्वे के द्वारा। कब? तो सन 1628 ईस्वी में। ध्यान रखना बेटा, जो हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र है ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये विलियम हार्वे के द्वारा दिया गया था सन 1628 ईस्वी में। और जो रक्त है इसका अध्ययन क्या कहलाता? तो इसका अध्ययन कहलाता है, इसका अध्ययन हमारा हिमेटोलॉजी कहलाता है। और ये जो रक्त है हमारा, यानी जो ब्लड है, ये कैसा होता है? तो कहोगे सर ये लिक्विड फॉर्म में होता है, यानी चिपचिपा पदार्थ होता है। तो कहोगे जो रक्त है ये तरल संयोजी ऊतक होता है हमारा। ये क्या होता है सर? जो हमारा ब्लड होता है, जो ब्लड होता है ये कहोगे कैसा होता है? तो आप कहोगे सर क्या कहोगे? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। कैसा? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, लिक्विड, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू ना, जिसे आप क्या कहोगे? तरल संयोजी ऊतक,
तरल संयोजी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक, ठीक है ना। कैसा होता तो कहोगे तरल संयोजी ऊतक होता है। और इस रक्त का पीएच मान जो होता है, इस रक्त का जो बेटा पीएच मान होता है, वो ध्यान रखना, इसकी जो पीएच वैल्यू होती है, पीएच वैल्यू जो होती है वो क्या होती है तो कहोगे सर 7.4। कितनी? 7.4। और 7.4 होने के साथ साथ कैसा होता है तो ये थोड़ा क्षारीय होता है। कैसा होता है तो कहोगे सर थोड़ा क्षारीय होता है, क्योंकि 7 से थोड़ी सी ऊपर होती, इसलिए क्या होता है तो ये होता है थोड़ा क्षारीय, ठीक है ना। अगर हम बात करें जो फॉर्मेशन होता है, यानी जो हमारा कंस्ट्रक्शन होता है, ये कहाँ होता है तो कहोगे सर फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। क्या? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, या कहा जाए आपसे जो रक्त है इसका निर्माण कहाँ होता है बेटा, जो रक्त है इसका निर्माण कहाँ होता है, जो रक्त है हमारा इसका निर्माण कहाँ होता है तो आप कहोगे सर इसका निर्माण हमारा होता है बोन मैरो में। इसका निर्माण हमारा कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है, यानी अस्थि मज्जा, यानी अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है ना। तो ये बातें आपको बेटा ध्यान रखनी है सारी। जो हमारा क्या है, जो हमारा है हिंद अंग क्या है, पश्चिम जो अग्र अंग है पंखों के रूप में होते हैं, लेकिन हिंद अंग किस में होता है? पैरों के रूप में होते हैं, ठीक है ना। जो ब्लड है ये क्या है, इसका जो स्टडी ऑफ है वो कहलाता है हमारा हेमेटोलॉजी। और इसकी खोज जो रक्त परिसंचरण तंत्र था, इसकी खोज करने वाले हमारे थे विलियम हार्वे। कब की थी इन्होंने तो सन 1628 ईस्वी में की थी बेटा। कब? सन 1628 ईस्वी में इन्होंने इसकी खोज की थी, जिसे आप कहते हो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। अगर हम साथ ही साथ पूछें जो रक्त है इसका निर्माण कब होता है तो रक्त जो इसका निर्माण होता है हमारा कब बेटा, कहोगे फॉर्मेशन ऑफ ब्लड बोन मैरो में होता है। यहीं पे आरबीसी का भी निर्माण होता है, क्या? रेड ब्लड कार्पल्स, जिसे लाल रक्त कोशिकाएं कहते हो, इसी बोन मैरो में उसका भी निर्माण हो जाता है। जो ये रक्त है ये क्या है आपका तो कहोगे सर लिक्विड फॉर्म में होता है, यानी तरल संयोजी ऊतक होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, जिसकी पीएच वैल्यू यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कितनी होती है तो 7.4। और 7.4 होने के साथ साथ इसे आप कहोगे थोड़ा क्षारीय होता है। पोटेंशियल ऑफ का मतलब इनका अर्थ होता है पी का पावर यानी क्षमता। क्या पूछा जाए पी जो है हमारा इसका अर्थ क्या है तो कहोगे पावर यानी क्षमता। ये क्षमता होती है हाइड्रोजन की, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। लेकिन अगर इसी पी को जर्मन भाषा में पूछने क्या कहते हैं, इसी पी को जर्मन भाषा में क्या कहते हैं, इसी पी को बेटा जर्मन भाषा में क्या कहते हैं, इसी पी को जर्मन भाषा में क्या कहते हैं तो कहोगे सर पी को हम कहते हैं पोटेंज। इसी पी को जर्मन भाषा में हम क्या कह देते हैं, इसी पी को हम जर्मन भाषा में बेटा क्या कह देते हैं तो कहोगे पोटेंज कह देते हैं। बात क्लियर है? सारे फैक्ट्स बिल्कुल आप साथ ही साथ कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलोगे, क्या साथ ही साथ कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलोगे, जिससे आपको समस्या ना हो, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, हिंद अंग पंखों के रूप में होते हैं। क्या होता है ये सामने आपके लिखा हुआ है, ये आपके मैंने सामने लिख दिया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कह रहा पेंगुइन केवल कहाँ पाए जाते हैं। पेंगुइन जो होते हैं मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं, ध्यान रखना जो पेंगुइन होते हैं हमारे बेटा उड़ नहीं सकते हैं। क्या? जो हमारे पेंगुइन होते हैं ये क्या उड़ नहीं सकते हैं। उड़ नहीं सकते तो क्या, तो ये तैरने के लिए अनुकूलित होते हैं। क्या ये उड़ नहीं सकते लेकिन तैरने के लिए क्या होते हैं, अनुकूलित होते हैं। साथ ही साथ ये पाए कहाँ जाते हैं तो कहोगे सर ये अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। क्या अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। तो अगर हम बात करें पेंगुइन की बेटा, पेंगुइन की बात करें अपने पेंगुइन की बात करें तो ये क्या है, मुख्य रूप से अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। मुख्य रूप से कहाँ, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, में पाए जाते हैं। जो वे क्या ठंडे जलवायु, कहाँ पर ठंडे जलवायु के लिए अनुकूलित हैं। जो वे ठंडे जलवायु के लिए, ठंडे जलवायु के लिए अनुकूलित है, अनुकूलित ना, अनुकूलित है। और साथ ही साथ बेटा ये भी ध्यान रखना है जो पेंगुइन होते हैं ये क्या उड़ नहीं सकते हैं। अगर उड़ नहीं सकते तो क्या, तो कहोगे ये तैरने के लिए अनुकूलित होते हैं। क्या ये तैरने के लिए अनुकूलित हो जाते हैं तुम्हारे, लिखो ये भी। पेंगुइन जो हमारे होते हैं ये क्या उड़ नहीं सकते, क्या उड़ नहीं सकते, लेकिन 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 बेटा क्या तैरने के लिए अनुकूलित होते हैं। तैरने के लिए, तैरने के लिए क्या होते हैं, अनुकूलित होते हैं।
तैरने के लिए क्या होते हैं? तो कहोगे सर तैरने के लिए क्या हो जाते हैं? ये तैरने के लिए अनुकूलित होते हैं। किसके लिए अनुकूलित होते? कहोगे तैरने के लिए अनुकूलित होते हैं सर। ठीक है। अगर बात करें क्या एशिया में ये पाए जाते, तो ऐसी जो अपना एशिया है यहाँ पर कोई भी पेंगुइन नहीं पाया जाता, ये भी लिख लेना। एशिया में कोई भी पेंगुइन नहीं पाया जाता, ठीक है ना। एशिया में, एशिया में कोई भी पेंगुइन, पेंगुइन नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता। ठीक है ना। तो ये बातें आपको बेटा ध्यान रखनी है कि जो पेंगुइन है केवल कहाँ पाए जाते हैं? तो कहोगे सर ये अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। कहाँ? अंटार्कटिका। और अंटार्कटिका हमेशा ध्यान रखना बर्फ से ढका रहता है बेटा। यहाँ पे सब क्या है? नो मैन लैंड एरिया है, यहाँ पे व्यक्ति नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पे इतनी बर्फ होती है। क्या होती है? इतनी बर्फ होती है, इसलिए कहाँ पाए जाते हैं? तो जो हमारे पेंगुइन होती है मुख्य रूप से अंटार्कटिका में ही पाए जाते हैं, यानी ठंडी जलवायु के लिए क्या होते हैं? अनुकूलित होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जब बर्फ है तो ठंडी जलवायु होगी, जाहिर सी बात है। पेंगुइन क्या है? उड़ नहीं सकते, लेकिन ये तैरने के लिए अनुकूलित होते हैं, और ये एशिया अपना जो महाद्वीप है उसमें नहीं पाए जाते। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? अंटार्कटिका, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 156 एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 157। पक्षियों की खोपड़ी कैसी होती है? जो हमारे पक्षी होते हैं उनकी खोपड़ी कैसी होती है? कहोगे सर पक्षी की खोपड़ी जो होती है मोनोकॉन्डिलिक, डाइकॉन्डिलिक एंड एम्फीकॉन्डिलिक, कौन सा हो जाएगा? तो पक्षियों की जो खोपड़ी होती है बेटा मोनोकॉन्डिलिक होती है। कौन सी? पक्षियों की जो खोपड़ी होती है वो मोनोकॉन्डिलिक होती है, तो लिखना। अगर बात करें हम अपने पक्षियों की, अगर बात करें किसकी? पक्षियों की बेटा, पक्षियों। और पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? जो पक्षी होते हैं इनका अध्ययन क्या होता है बेटा? तो कहोगे पक्षियों का अध्ययन जो होता है ऑर्निथोलॉजी। क्या? पक्षियों का जो अध्ययन होता है इनका अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। और जो कीट होते हैं इनका अध्ययन क्या कहलाता है? कीट का अध्ययन, कीट का अध्ययन क्या कहलाता है? कीट का अध्ययन बेटा कहलाता है एंटोमोलॉजी। क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। ठीक है ना। और इनकी जो खोपड़ी होती है, इनकी जो खोपड़ी होती है वो कैसी होती? तो कहोगे सर इनकी जो खोपड़ी होती है पक्षी की मोनोकॉन्डलिक होती। पक्षियों की जो खोपड़ी होती है, पक्षियों की जो खोपड़ी होती है, पक्षियों की जो खोपड़ी होती है ये कैसी होती है? तो कहोगे मोनोकॉन्डलिक होती है। कैसी होती? मोनोकॉन्डलिक, मोनोकॉन्डलिक। ठीक है। जिसमें जिसमें आंसर आपका क्या राइट हो जाएगा कि जो खोपड़ी होती है इनकी कैसी होती? मोनोकॉन्डलिक, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जो पक्षियों का अध्ययन है ऑर्निथोलॉजी। कैसे याद रखोगे? तो पक्षी क्या उड़ते हैं, मतलब उड़ने से ऑर्निथोलॉजी, उसी को आप कह देना क्या? ऑर्निथोलॉजी। और कीट जो है, कीटों का अध्ययन क्या होता है? एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी। और पक्षियों का अध्ययन क्या होता है? वो हो जाता है आपका मोनोकॉन्डलिक। ठीक ना। अगर साथ ही साथ आपसे कहा जाए, साथ ही साथ अगर कहा जाए पक्षियों की अगर हम बात कर लें बेटा, तो मोर, मोर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? अगर कहा जाए कि मोर का वैज्ञानिक नाम, तो मोर का वैज्ञानिक नाम हो जाता है पावोक्रिस्टेसस। क्या? जो हमारा मोर है इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाता है? तो कहोगे सर जो मोर है हमारा वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पावोक्रिस्टेसस। अगर साथ ही साथ, अगर साथ ही साथ मानव यानी मनुष्य का भी पूछ लिया जाए, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम पूछ लिया जाए तो क्या होता है बेटा? कहोगे सर होमोसेपियंस। क्या होता है? जो हमारा मानव या मनुष्य होता है उसका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाता है? तो मनुष्य यानी मानव का हो जाता है सर होमोसेपियंस। क्या हो जाता है? होमोसेपियंस। ठीक है ना। अगर मटर का पूछ लिया जाए कि मटर का वैज्ञानिक नाम बता दो, तो कहोगे पाइसम सटाइवम। क्या? पाइसम सटाइवम। नाम बेटा ध्यान रखना, ठीक है ना। पाइसम सटाइवम। और साथ ही साथ अगर हम तुमसे पूछ लें, बताओ बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो कहोगे सर कैप्टा हिटमस। क्या? कैप्टा हिटमस वैज्ञानिक नाम। ठीक है ना। अगर हम तुमसे कहें कि बताओ, बताओ जो गेहूं होता है हमारा, क्या? जो गेहूं होता है इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो कहोगे सर गेहूं का वैज्ञानिक नाम हो जाता है ट्रिटिकम, ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या? ट्रिटिकम एस्टिवम। जो हमारा गेहूं होता है इसका क्या हो जाता है? ट्रिटिकम एस्टिवम। और चावल साथ ही में कहा जाए कि चावल का वैज्ञानिक नाम बता दो, तो कहोगे सर बता दे रहे हैं क्या? ओरिजा सटीवा। ओरिजा सटीवा। क्या? ओरिजा सटीवा बेटा। बात क्लियर है? तो इस सारे वैज्ञानिक नाम भी तुम्हें याद रखने हैं,
जो एग्जाम में कई बार तुमसे पूछे गए कि जो मोर है हमारा उसका वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेसस हो जाता है, मनुष्य जिसका वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस हो जाता है, मटर पाइसम सटाइवम हो जाता है, बकरी कैप्टा हिटमस हो जाता है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम हो जाता है और चावल का वैज्ञानिक नाम ओरिजा सटाइवा हो जाता है। अगर साथ ही साथ पूछा है कि गाय का वैज्ञानिक नाम, तो गाय का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाता है? बॉस इंडिकस, बॉस इंडिकस। और बैल भाई साहब अपने जो बैल होते हैं इन्हीं के साथ उनका बॉस प्रोमोजीनियस हो जाता है, भैंस का बुवालिस बुवालिस हो जाता है। तो ये क्वेश्चंस आपको बिल्कुल इस तरीके से याद करके जाने हैं। क्या एक क्वेश्चन था लेकिन उसके जितने भी फैक्ट्स आपके बन सकते हैं, जितने भी फैक्ट्स बन सकते हैं वो हम लोगों ने एक ही क्वेश्चन में सारे बहुत ही बेहतरीन तरीके से बिल्कुल साथ ही साथ निपाट लिए, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि उड़ने वाले पक्षी जो होते हैं इनमें फर्कुला क्या है? जो हमारे उड़ने वाले पक्षी हैं इनमें फर्कुला क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए वेंटिलेशन से संबंधित एयर सेक्स एक प्रकार, बी है क्लेविकल्स द्वारा जुड़ी और बनी एक कांटा आकार की संरचना। किसके द्वारा? क्लेविकल। अभी आपसे बताया था क्विल पंख क्या होते हैं, तो पक्षियों के जो उड़ने वाले पंख होते हैं वो आपके क्विल पंख होते हैं, ठीक है। तो क्लेविकल द्वारा जुड़ी और बनी एक कांटा आकार की संरचना होती, यही क्या होते? उड़ने वाली पक्षी जो होते हैं उनमें फर्कुला होता है। तो फर्कुला क्या होता है? कहोगे सर फर्कुला क्या? फर्कुला, जो फर्कुला होता है ये क्या होते हैं? तो कहोगे पक्षियों में क्लेविकल्स का फ्यूजन है। जो पक्षी हैं, पक्षी हैं, तो पक्षियों में किसका? क्लेविकल्स, क्लेविकल्स का फ्यूजन है। किसका फ्यूजन? तो कहोगे क्लेविकल्स का। जो विषबोन, जो विषबोन के रूप में जाना जाता है। किसके? विषबोन के रूप में जाना जाता है, जाना जाता है। और ये उड़ान के दौरान क्या होते हैं? उड़ान के दौरान शॉक, उड़ान के दौरान शॉक अवशोषक का कार्य करते हैं, अवशोषक का, अवशोषक का कार्य करते हैं, ठीक है ना। तो फर्कुला क्या है? तो कहोगे सर फर्कुला जो होते हैं हमारे पक्षियों में क्लेविकल्स का फ्यूजन होते हैं। किसका? क्लेविकल्स, पक्षियों का ही, पक्षियों में क्लेविकल्स का फ्यूजन होते हैं जो विषबोन के रूप में जाने जाते हैं। पूछा जाए किस रूप में जाने जाते हैं, तो कहोगे ये सर हमारे विषबोन के रूप में जाने जाते हैं। और उड़ान के दौरान क्या करते हैं? तो शॉक अवशोषण का ये क्या करते हैं? क्या होता है? अवशोषक का कार्य करते हैं। अगर कहा जाए फर्कुला में स्प्रिंग जैसा कार्य होता, कैसा होता? तो इसमें फर्कुला में स्प्रिंग जैसा कार्य होता है, ध्यान रखना, स्प्रिंग जैसा कार्य होता है। कैसा? तो स्प्रिंग जैसा कार्य होता है, इसमें स्प्रिंग जैसा कार्य होता है। फर्कुला में कैसा कार्य होता? तो कहोगे सर ये जो फर्कुला होता है हमारा, फर्कुला, जो फर्कुला होता है इसमें कैसा? तो फर्कुला में, फर्कुला में स्प्रिंग जैसा कार्य होता है ना। तो याद कर लेना बेटा, जो फर्कुला होता है इसमें कैसा कार्य होता है? तो स्प्रिंग जैसा कार्य होता है। तो उड़ने वाले पक्षी में फर्कुला क्या है? क्लेविकल्स द्वारा जुड़ी और बनी एक कांटा आकार की संरचना जो होती है, यही हमारा क्या कहलाता है? यही हमारा फर्कुला कहलाता है। तो सारी बातें आप सभी लोगों को बहुत ही गजब तरीके से समझ में आ रही होंगी, क्योंकि जो हम लोग कंटेंट अपना लिख रहे हैं बहुत ही अच्छा कंटेंट है, ठीक है। तो जितनी भी डेफिनेशन, किसी भी शब्द को अगर आप पहली बार सुनो तो उसकी डेफिनेशन एक बार बेटा पढ़ने की कोशिश जरूर करो। अगर आपको वर्ड समझ में नहीं आ रहा तो गूगल से पढ़ो, गूगल पे वर्ड को डालो, उसके बारे में पढ़ो कि इसका मतलब क्या है। फर्कुला जैसे आपने पहली बार सुना होगा, तो इस तरीके से बायोलॉजी में आपको नए नए शब्द मिलते रहेंगे, उनको आप बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ते रहोगे, ठीक है। तो आज का ये अपना लास्ट क्वेश्चन था 158। कल हम लोग कंटिन्यू कर रहे होंगे अपने 159 से। तो ये 1200 क्वेश्चन जो है, ये 1200 क्वेश्चन विद टॉपिक के साथ चल रहे हैं, और जितना भी सॉल्यूशन अच्छे से अच्छा हो सकता है वो सारा का सारा आपको कराया जा रहा है, ठीक है। तो आज हम लोग अपनी क्लास को यहीं पे रोकते हैं, कल स्टार्ट करेंगे इसी टाइम। थैंक यू।